बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आज हम 7th यूनिट के जो टॉपिक करने वाले हैं वो है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में हम उनकी अक्रेंस को देखेंगे कि कहाँ पर वो मिलते हैं। उसके बाद हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज देखेंगे उनकी कि किस तरह एटॉमिक प्रॉपर्टीज का ट्रेंड रहता है। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। ऑक्सीजन फैमिली जो है वो 16th ग्रुप में आती है। ठीक है, ठीक है। बोरॉन फैमिली, फिर कार्बन आती है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन फैमिली। ये आपके 2 तो एस के हो गए, 10 किसके हो गए, डी वाले आ जाएंगे, 12 हो गए। ये 13th ग्रुप आ जाता है, ये 14th, ये 15th और ये 16th ग्रुप आ जाता है। ठीक है, 16th ग्रुप का एलिमेंट है ऑक्सीजन फैमिली। कौन कौन से है भाई, पहले देख लेते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ये एलिमेंट्स होते हैं। हमने अलोंग द ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल को याद करना है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, और नाम हमेशा बोलने हैं एलिमेंट्स के, और उनके लिखने के हैं हमने सिंबल लिखने हैं। ठीक है, जैसे मैं ऐसे बोल रही थी ना, ऑक्सीजन तो लिख रही थी ओ, सल्फर बोले तो सल्फर एस। तो इस तरह से ही आपने लर्न करने हैं, वो लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहते हैं। देखो, अगर हम किसी का नाम है, बेगले का नाम है, उसके नाम से बोलो ना, उसको सिंबल से क्यों बोल रहे हो, टी, है ना। किसी को टेलुरियम को बेचारे को टेलुरियम बोलो, है ना। तो 16th ग्रुप एलिमेंट से ही हो गया। अब देखो इनको क्या बोलते हैं, 16th ग्रुप एलिमेंट्स को ऑक्सीजन फैमिली तो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप होता है उसको हम नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। उसके अलावा इसको कैलोजेंस बोलते हैं, हम इनको कैलोजेंस। कैलोजेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारे अर्थ क्रस्ट में और मिलते हैं ना, और जिसमें जो ये हमारे एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं और की फॉर्म में, है ना। तो मोस्ट ऑफ द और जो है वो ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड्स की फॉर्म में होते हैं। तो इसी फैमिली के मेंबर्स की कंपाउंड फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कैलोजेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे आगे हम पढ़ेंगे 17th ग्रुप, उनको हेलोजेंस बोलते हैं। क्लियर? तो ये हम नाउ अक्रेंस की अगर हम बात करें तो आपको पता है ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारे एनवायरनमेंट में। नाइट्रोजन जो है वो 78% होता है, और 21%, नियर 21% जो है बाय वॉल्यूम जो हमारी एयर है उसका पार्ट क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होता है बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पता होगी, है ना। क्या होता है अभी फोटोसिंथेसिस? प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड बाय प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो कैसे बनता है भाई ऑक्सीजन? कैसे बनाते हैं? जैसे कि प्लांट्स आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एनवायरमेंट से, ठीक है, और क्या लेते हैं? अर्थ से जो हमारा है वाटर लेते हैं। ठीक है, तो 6 CO2 6 H2O मिलकर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में। जो ग्रीन पार्ट होता है लीव का वो क्या होता है? क्लोरोफिल होता है उसमें। ठीक है, किचन ऑफ द प्लांट भी हम कहते हैं लीव्स को, इस क्योंकि वहां पर ही मेन जो है फंक्शन है फोटोसिंथेसिस का, मेकिंग फूड, वो काम होता है। ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंट में क्या बना है? C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज बना देते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। तो प्लांट जो है एनवायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वाटर लेता है और क्या बना देते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं बाय मेकिंग ग्लूकोज, जो है हमारी शुगर जो हम यूज करेंगे ना प्रोडक्ट, वो बना देते हैं। ऑक्सीजन एनवायरमेंट में रिलीज हो जाती है। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो हम ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना चाहिए? प्लांट लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम क्या कर रहे हैं? CO2 इवोल्व कर रहे हैं, CO2 इवोल्व कर रहे हैं और ऑक्सीजन जो है वो कमी हो जाएगी भी ऑक्सीजन की। फिर ऐसे तो प्लांट ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो प्लांट क्या करते हैं? ऑक्सीजन इवोल्व करते हैं, तो वो ऑक्सीजन इवोल्व करेंगे। जैसे नीम, पीपल जैसे ऐसे पेड़ हैं जो कि रात में भी क्या वो करते हैं? ये ऑक्सीजन ही रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अभी आपकी रिएक्शन
फोटोसिंथेसिस से मिलते हैं। उसके अलावा जो ऑक्सीजन है एनवायरनमेंट में आपको पता है ओजोन की फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है ना, O3 ओजोन लेयर है ना। ओजोन लेयर किससे प्रोटेक्ट करती है, जो सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशंस है उनसे हमें कौन बचाती है, ओजोन लेयर ही बचाती है। ठीक है, वो क्या है, एलोट्रोप है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के यहाँ से आपको दो एलोट्रोप मिले, एक तो O2 की फॉर्म में होती है ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में डायटोमिक, और ट्राई एटोमिक ऑक्सीजन O3 की फॉर्म में दैट इज ओजोन की फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है। तो ऑक्सीजन तो हमें मिल गया यहाँ पे। नेक्स्ट सल्फर की बात करते हैं। सल्फर, सल्फर जो है 16th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, 16th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है, जो हमें मिलता है, क्योंकि जो सल्फाइड की फॉर्म में आपको देखेंगे कंपाउंड जो है वो कितने सल्फाइड्स की फॉर्म में होते हैं, सल्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है H2S गैस जो है वो मिलती है हमें, नेचुरल गैस के साथ ये H2S गैस भी मिलती है ना। तो अब जो सल्फर है वो सल्फेट की फॉर्म में, जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4.2H2O, यहाँ हो गया कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट की फॉर्म में यहाँ सल्फर प्रेजेंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं जिप्सम, जिप्सम साल्ट। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉपर सल्फेट, ठीक है, इसके साथ 2H2O, इसका मतलब ये क्या है, ये अटैच है इसके साथ, इसका मतलब बॉन्ड नहीं बन रहा है, डॉट का मतलब बॉन्ड नहीं बन रहा है, ये हाइड्रेटेड फॉर्म होती है। जैसे अगर हम NaCl हमारा जो साल्ट होता है NaCl लिखते हैं ना हम उसको, लेकिन कई बार क्या होता है, देखो बारिश के दिनों में उसमें नमी आ जाती है, सीलन आ जाती है, तो उसमें क्या होता है, वाटर अटैच्ड हो जाता है उसके साथ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर ने उसके साथ बॉन्ड बना दिया, थोड़ी सी आप धूप में उसको रख दो या आप उसको हीट कर दो तो वो क्या है, वाटर उड़ जाता है और NaCl बच जाता है, वो फिर से सूखा सूखा हो जाता है ना। तो इस वजह से होता है कि बॉन्ड नहीं बन रहा है वहां पे, जल्दी से ही वो वाटर उड़ जाएगा। तो वो जैसे कि मान लो ये पेन है, इसके ऊपर एडहेसिव इस तरह से अटैच हो गया बस और निकाल दिया, कोई बॉन्ड नहीं बना, कोई अट्रैक्शन इतनी नहीं हुई है। तो ये हो गया जिप्सम साल्ट। ऐसे ही मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4.7H2O, इसको बोलते हैं इप्सम साल्ट, इप्सम साल्ट। ठीक है, इप्सम साल्ट। यहां पर भी मैग्नीशियम के साथ जो है सल्फेट का सल्फर प्रेजेंट है। तो ये हमें कहा हमसे मिलते हैं अर्थ क्रस्ट से। ऐसे ही और भी है, जैसे जिंक सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है, जिंक सल्फाइड, इसको बोलते हैं जिंक ब्लेंडिंग। ठीक है, तो ये भी और है, जिंक का और है। ठीक है, तो वहां पे प्रेजेंट होता है। ऐसे ही लेड के साथ TbS, लेड सल्फाइड जो है इसको बोलते हैं गैलेना, गैलेना की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये लेड का और हो गया, ये जिंक का और हो गया, ये मैग्नीशियम का हो गया, ये कॉपर का और हो गया, तो और की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ऐसे ही कॉपर CuFeS2, कॉपर पायराइट, कॉपर का और है, कॉपर पायराइट, वहां पे भी सल्फर प्रेजेंट है। तो आपने देखा कि ये जो और हैं उनमें जो है मेन कंपोनेंट क्या आ रहा है, हमारा सल्फर आया जा रहा है। ऐसे ही ऑक्सीजन आते हैं, देखो ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स आते हैं। ठीक है, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। तो इस तरह से ये तो होगी सल्फर की। उसके बाद आ जाता है सिलेनियम, टिलूरियम, पोलोनियम के बारे में। देखो सिलेनियम, ये टिलूरियम था, सिलेनियम और टिलूरियम इलेक्ट्रोलिटिक जो रिफाइनिंग होती है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वहां से ऑब्टेन होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, रिफाइन करना, इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रोलिसिस हमने पढ़ ली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो चीजें। ठीक है, वहां की रिफाइनिंग से हमें सिलेनियम, टिलूरियम मिलते हैं। उसके अलावा स्मॉल अमाउंट में अर्थ क्रस्ट में तो मिलते ही है। उसके बाद आता है पोलोनियम। पोलोनियम जो है क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो
एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो रेडिएशन इमिट करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, अपने आप ही रेडिएशंस इमिट करते रहते हैं। इनका लाइफ पीरियड जो है बहुत ही शॉर्ट लाइफ पीरियड होता है, शॉर्ट लाइफ पीरियड है इसका। ये खत्म होते रहते हैं, धीरे धीरे रेडिएशन इवॉल्व होगी, कुछ ना कुछ क्या होता जाता है, खत्म होता जाता है। उसके अलावा पोलोनियम जो है कैसे हमें मिल जाता है? डीके प्रोसेस होती है। यूरेनियम की आपने देखा होगा न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, यूरेनियम थोरियम, ये रिएक्शन न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आता है। इस तरह की ये जो है इनके अंदर क्या होते हैं, रेडिएशंस इवॉल्व होती है। यूरियम और थोरियम का जो प्रोडक्ट है, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होने के बाद जो साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं, पोलोनियम बनते हैं, ठीक है। तो पोलोनियम, यूरेनियम और थोरियम का जब डीके करते हैं तब हमें मिल जाता है। क्लियर? तो ये थी इनकी अकरेंस। इसके साथ साथ यहाँ पे ये देख लो कि जो ऑक्सीजन है और सल्फर है, ये तो क्या है, नॉन मेटालिक है, नॉन मेटालिक, या कह दो ये नॉन मेटल है ना, ठीक है। और सिलेनियम और ड्यूलियम जो है ये मेटलोइड्स में आते हैं, मेटलोइड्स। और पोलोनियम क्या है, एक मेटल है, ठीक है। मेटलोइड्स क्या होते हैं, जिनमें नॉन मेटल्स और मेटल्स दोनों के ही गुण होते हैं, ठीक है। तो ये मेटलोइड्स हैं। और मेटलोइड्स इनको हम सेमीकंडक्टर्स में भी यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर्स, एज ए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो एक तो कंडक्टर होते हैं जो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इजीली, एक होते हैं इंसुलेटर जो कंडक्ट नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। उसके अलावा सेमीकंडक्टर होते हैं जो कुछ एक्सटेंड तक कर सकते हैं, हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था ना, तो कुछ एक्सटेंड तक ही कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इवॉल्व, तो दैट आर सेमीकंडक्टर। क्लियर? तो ये सेमीकंडक्टर हो गए। तो ये हो गई इसकी अकरेंस। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से लिख देते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है। पूरी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको वैसे तो जरूरत नहीं होती है, बहुत कम होता है कि लिखना आता है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है अभी इसकी, NH2NP, यहाँ पर 3 था ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, नाइट्रोजन फैमिली के लिए P3 था, इसके लिए P4, और यहाँ की इसकी क्या हो जाएगी 2s2 2p4, 3s2 3p4, यहाँ पे 4s2 और यहाँ पे 5 और ये 6s2 6p4। ये तो होगी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें तो हम क्या लिख देते हैं, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना। तो इनर्ट गैस पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर क्या कौन सी आती है, यहाँ आती है आपकी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड राडॉन, ये आती है ना। अब अगर मुझे ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो इससे पहले जो इनर्ट गैस आती है उसको हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इससे पहले देखो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है ना, एटॉमिक नंबर का भी मैंने आपको बता दिया है, आप वो वाली वीडियो जरूर देख लें जिसमें मैंने पीरियोडिक टेबल करवा दी है। +8, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +8 +18 +18 +32, ये रूल लगाएंगे। तो +8 में 8 करेंगे तो 16 इसका एटॉमिक नंबर आएगा, 16 में 18 करेंगे तो सिलेनियम का आएगा, फिर उसमें 18 करोगे तो टेलुरियम का, 32 करोगे तो पोलोनियम का एटॉमिक नंबर आ जाता है। इस तरह तो हम एटॉमिक नंबर करते हैं। अब ऑक्सीजन से पहले कौन सी इनर्ट गैस है, कौन सी अभी, हीलियम, ठीक है। तो हीलियम को लिखते हैं हम ब्रैकेट में। उसके बाद इसके आउटर मोस्ट जो हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखी ना उसको लिख लो, क्या होती है अभी 2s2 2p4, ये आ जाएगी ऑक्सीजन की। देन सल्फर की लिखते हैं, सल्फर से पहले वाले कौन सी इनर्ट गैस है अभी, नियोन, ठीक है, नियोन को लिखा ब्रैकेट में। इसके बाद क्या कॉन्फ़िगरेशन है अभी 3s2 3p4, ठीक है, ये होगी सल्फर की। इसके बाद सिलेनियम की आ जाते हैं, सिलेनियम से पहले कौन सी इनर्ट गैस है अभी, आर्गन, ठीक है, आर्गन। उसके बाद क्या आ जाएगी भाई 4s2 और 4p4, ठीक है। अब ये फोर्थ सेल आने से पहले आपको पता है कि 3d आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4s के बाद 3d आता है, तो यहाँ पर d ऑर्बिटल जो है फिल्ड हो जाता है, 3d 10 इंट्रोड्यूस हो गया है यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आती है टेलुरियम की।
टेलुरियम से पहले कौन सी कहना है, क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर क्या आएगी 5s2 और 5p4, और इससे पहले आ जाएगी यहाँ पर 4d10, ठीक है। टेलुरियम के बाद पोलोनियम की करेंगे तो जीनोन आपका आ जाएगा ब्रैकेट में, उसके बाद 6s2 6p4, ठीक है। अब ये 6s आने से पहले 4f भी आ जाता है, जब आप वर्क प्रिंसिपल देखेंगे ना तो आप देखेंगे 4f भी आ जाता है और 5d भी, तो 4f कितने होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14, ठीक है, आ जाता है, और 5d में कितने हैं 10, तो ये आ जाएगी इसकी पोलोनियम की कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही इजी है, पहले में तो नहीं है, थर्ड में जब 3s के बाद 4s के बाद आपको पता है 4p आने से पहले 3d आ जाता है, तो इसलिए इंट्रोड्यूस कर दो इसको 3d को, लिखेंगे पहले 3d, यहाँ पर लिख दिया हमने, यहाँ पर वैसे लिखते हैं तो हम 4s के बाद 3d लिखते हैं ना, यहाँ हमने क्योंकि ये इसको ये है तो दिस वन है तो, और मतलब सेल्स जो है वो बाद में लिखते हैं, अगर इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो, अगर वैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 4s पहले लिखोगे, 3d 10 यहाँ पे लिखोगे, ऐसे भी लिख दोगे तो भी कोई गलत नहीं है, ये इनर्ट गैस के केस में, ठीक है। तो ये थी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ एटॉमिक प्रॉपर्टीज, नंबर 1 एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई आपको पता है, अलोंग द ग्रुप की बात करें मैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। अलोंग द ग्रुप देखते हैं तो साइज क्या हो रहा है अभी, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मेन सेल बढ़ रही है, यहाँ सेकंड सेल थी, ये थर्ड आ गई, फोर्थ आ गई, फिफ्थ आ गई, सिक्स्थ आ गई, तो सेल्स बढ़ती हैं तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई भी क्या होगी, बढ़ेगी, तो अलोंग द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, क्लियर। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल देते हैं, कि हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, उसके लिए जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। जैसे कि अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियस है तो पॉजिटिव चार्ज है, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, मान लो ये इस तरह से है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, अब जितना इनके बीच में गैप कम होगा उतना अट्रैक्शन क्या होगा भी ज्यादा होगा, ठीक है। जितना साइज बढ़ता जाएगा यानी ये इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा उतना ही अट्रैक्शन कम होता जाएगा, होल्ड कम होता जाएगा, ठीक है। तो जितना छोटा साइज है उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होता है, मुश्किल होता है, तो हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, अलोंग द ग्रुप इंक्रीज होती है, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। अब देखो तो अलोंग द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। अब इसमें भी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर ले हम, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो क्या डिफरेंस होगा। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे आओ, क्या होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, NH2NP4 होती है, P में 4 है, 1 2 3 4 दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखो इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी भाई, P3 बन जाएगी। P3 क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया, हाफ फिल्ड हो गया ना, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होगी। ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है, और आपको पता है सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और कोई भी एलिमेंट कोई भी क्या चाहता है, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है ना भी, तो ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, इसलिए इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है, इसको निकालना आसान होता है एज कंपेयर टू सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्लियर। तो इस तरह से आपको है ना कोई चीज रटनी नहीं है, समझनी है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को सब कुछ पता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही चक्कर रहता है उनकी। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो उसमें ट्रेंड याद है, प्रॉपर्टीज का पता है आपको, यानी कि जो बेसिक चीजें हैं वो पता है, तो आप अपने आप ही क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं।
तो इस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। फिर आपको पता है कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड क्या होती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये हाफ फील्ड बन रहा है एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, लॉस करने की तो होगी ना, भी दे देगा। तो यानी कम आयनाइजेशन, कम एनर्जी देकर हम इसके इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं। लेकिन जब ये इस स्टेट में आ जाएगा तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि अब ये हाफ फील्ड बन गया है, सिमेट्रिकल बन गया है, तो निकालना इलेक्ट्रॉन बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है। और अगर हम उससे कंपेयर करें नाइट्रोजन फैमिली की भी, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है भाई NH2NP3। ठीक है, NH2NP3 कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन फैमिली की। तो इसकी भी अब अगर सेकेंड आयनाइजेशन की एनर्जी की बात करें, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन फैमिली अगर हम बात करें, और इसकी, अब दोनों की कॉन्फ़िगरेशन तो सेम हो गई है, तो किसकी ज्यादा होगी भाई इन दोनों में अगर कंपैरिजन आ जाएगा तो। अब हमने क्या देखना है, इनके साइज का। देखो अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसकी वजह से साइज क्या होता है, फिर डिक्रीज हो जाता है। तो आपको पता है नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का जो है साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना। अलोंग द ग्रुप हम जब जाते हैं साइज डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो छोटा यानी न्यूक्लियर चार्ज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, होल्ड करने की पावर ज्यादा होगी, तो क्या होगा, उसको इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। अच्छा, उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और आप लगा सकते हो, और इजी रहेगा आपको। नाइट्रोजन में कितने 7 प्रोटॉन है भाई, यानी 7 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इसमें बाहर क्या है, नाइट्रोजन प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और लेकिन जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में, तो 8 प्रोटॉन तो है ही, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, 7 हो गए, क्योंकि 8 में से एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया, तो 7 इलेक्ट्रॉन। एक तो 8 पॉजिटिव 7 को खींचेंगे, एक 7 को खींचेंगे, तो क्या बताओ, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना, तो ये अपने ज्यादा है। तो इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है किसकी ज्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। कौन सी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन फैमिली। इन ऑक्सीजन फैमिली की ज्यादा होगी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और खुद के कंपैरिजन में देखेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ऑक्सीजन की ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है फर्स्ट के कंपैरिजन में ऑक्सीजन फैमिली की। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो ऑक्सीजन फैमिली की कॉन्फ़िगरेशन जब हमने देखी, तो P में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये S है और ये P है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन देख के ही समझ आ रहा होगा कि अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं तो इसके क्या बन जाएगी, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, जो कि बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और कोई भी क्या चाहता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना चाहता है एलिमेंट, यानी स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, तो इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन, जब हम इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे, देने के बाद ये क्या बन जाएगी, फुली फिल्ड, यानी P6 बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, तो स्टेबल बन गया। स्टेबल मतलब लेस एनर्जी। ये और देख लेना, स्टेबिलिटी का मतलब कभी भी हाई एनर्जी नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, लेस एनर्जी। जो ज्यादा स्टेबल बंदा होगा ना, देखो ऐसे मान लो कोई बीमार आदमी है, ठीक है, उसमें एनर्जी कम है, तो एक जगह पड़ा रहेगा भाई, आराम से बैठा है। ठीक है, स्टेबल हो गया, एक जगह बैठा है। अब वही आदमी को अगर बीमार नहीं है, एनर्जी ज्यादा है, तो इधर जाएगा उधर जाएगा, ये काम करेगा वो काम करेगा। इससे आप आइडिया करें, वही हाल इनका है। ठीक है, लेस एनर्जी, जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी बन रही है तो इसके मतलब इसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, एनर्जी निकालनी पड़ेगी ना, नेगेटिव, यानी कि एनर्जी निकलेगी। इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव होती है। लार्ज नेगेटिव वैल्यूज आ जाती हैं इसकी, लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शॉर्ट फॉर्म में दिया, क्लियर। लेकिन ऑक्सीजन की जो है कम होती है अदर के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। यहाँ पर एक फैक्टर आ जाता है, स्मॉल साइज होता है। तो आपको पता है इसके जो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, बाहर भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं।
ठीक है, हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन भेजना है, तो क्या करेगा, ये रिपल्शन भी काज कर देगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ी सी कम होती है, कम निकलती है, लेकिन और के केस में क्या है, ज्यादा निकलेगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीधा लिख दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड आपको पता है, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन ही ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना साइज छोटा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा। उसके बाद अलोंग द ग्रुप की अगर हम बात करेंगे, साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको पता है, टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, तो वो क्या हो जाएगी, जितना साइज बढ़ेगा, क्योंकि जितना साइज बढ़ेगा ये प्रोटॉन और बाहर के इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये थी इसकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज। अब हम देख लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर का वैसे तो मैंने आपको बताया दिया है, क्या है, ऑक्सीजन और क्या है, सल्फर जो है ये तो क्या है, नॉन मेटल्स हैं, और सिलेनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। सिलेनियम ये क्या है, मेटलॉइड है, और पोलोनियम क्या है, मेटल। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है अलोंग द ग्रुप, क्योंकि साइज इंक्रीज तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। मेटल का मतलब वही होता है, एम जो है, एम पॉजिटिव बनाए बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही होते हैं मेटल जो लॉस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है साइज बढ़ेगा तो फोर्स अट्रैक्शन जो है या होल्ड जो है प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाएगा, तो आराम से हम निकाल के उसको ले जा सकते हैं। ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है अलोंग द ग्रुप। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड रहेगा, देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, ग्रुप की बात करें, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो साइज जब इंक्रीज होता है तो इनके अंदर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है ना। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, इनके अंदर आपस में अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अलोंग द ग्रुप जो है साइज इंक्रीज हो रहा है, तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। बट इन केस ऑफ पोलोनियम, टेलुरियम के कंपैरिजन में इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज नहीं होता है, कम होता है। तो वो किस वजह से होता है अभी यहाँ पर, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, बार बार मैं बता चुकी हूँ मैं आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है, पोलोनियम की कॉन्फ़िगरेशन अभी देख ली हमने, उसमें 4f14 आ गया और 5d10 भी आ गया। तो D और F का जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शेडिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, इसकी वजह से इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत मुश्किल होता है, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। तो यहाँ पर जो है इन सेल्स की वजह से इनका जो है फोर्स ऑफ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है पोलोनियम का की स्पोर शेडिंग इफेक्ट ऑफ F और D की वजह से। ठीक है, तो इसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इतना इंक्रीज नहीं हो पाता है, तो पोलोनियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है एलिमेंटल स्टेट की, जो ऑक्सीजन है आपको पता है एलिमेंटल स्टेट, ऑक्सीजन जो है वो O2 की फॉर्म में प्रेजेंट है। O2 क्या है, एक गैस है ना, ऑक्सीजन गैस होती है। ये डाई एटॉमिक गैस की प्रेजेंट में क्यों होती है, इस तरह से होता है ना, डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि ये जो है डीप जो पी पाई बॉन्डिंग बना सकता है ऑक्सीजन, पी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, पी पाई बॉन्ड बना लेता है एक दूसरे के साथ, ये बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी वजह से ये O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन अदर जो एलिमेंट है, सल्फर है, सिलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है,
ये जो है पी पाई बॉन्डिंग नहीं बनाते क्योंकि ये इनका साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, सल्फर और ये आपस में सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं इस तरह से, S8, सिलेनियम 8, टेलुरियम 8, ऐसे 8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इनकी जो है सल्फर सल्फर की जो सिंगल बॉन्डिंग है ये स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से S8 की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्राउन शेप इनकी जो है जो स्ट्रक्चर होता है वो इसका क्राउन शेप होता है इस तरह से, ठीक है। 1 2 3 4 6 इस तरह से 8 S8 फॉर्म। ऐसे ही सिलेनियम का हो जाएगा, ऐसे ही टेलुरियम का क्राउन शेप में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब कल भी हमने कहा कि जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इस वजह से कार्बन है ना अपने साथ ही अपने एलिमेंट के साथ यानी खुद ही कार्बन कार्बन क्या है बहुत लंबी चेन बना लेता है। सबसे ज्यादा कैटिनेशन कार्बन में देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने फॉस्फोरस की देखी थी ना कल, P4 की। अब जो है सल्फर S8 बोलते हैं यानी कि सल्फर S8 तक बना सकता है, ऐसे सिलेनियम टेलुरियम। तो इनकी कैटिनेशन पावर ज्यादा है। ऑक्सीजन की तो O3 तक देखा है आपने, ठीक है। तो ऑक्सीजन की जो है कैटिनेशन पावर इतनी ज्यादा नहीं है, बाकियों की पावर ज्यादा है, क्लियर। तो इसलिए ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई इनकी कैटिनेशन। मल्टीपल बॉन्डिंग में देखते हैं हम इसका मल्टीपल बॉन्डिंग। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, वही पी पाई बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, ठीक है। और बाकी जो है वो मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकते। अदर एलिमेंट के साथ भी देखो आपने कार्बन के साथ ऑक्सीजन इस तरह से मल्टीपल बॉन्ड बनाता है ना। सल्फर भी जैसे S डबल बॉन्ड C ये देखा होगा हमने। ऑक्सीजन के अलावा सल्फर जो है वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है कार्बन के साथ, खुद के सल्फर के साथ भी बनाता है ये मल्टीपल बॉन्ड। जब किसी के साथ अलग आप आगे हम कंपाउंड पढ़ेंगे उनमें देखेंगे, तो इस तरह से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आप मल्टीपल बॉन्ड में क्या ये एक पी पाई और डी पाई पी पाई बॉन्डिंग भी बना सकते हैं, ये डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। मेटल के जो है डी इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी बना सकते हैं पी पाई बॉन्डिंग, क्लियर। एलोट्रोपी हमने देख ही ली है। एलोट्रोप्स जो है ऑक्सीजन के क्या कौन कौन से एलोट्रोप है, ऑक्सीजन के O2 और O3 एलोट्रोप्स है ओजोन की फॉर्म में और ऑक्सीजन डायटोमिक गैस की फॉर्म में। सल्फर जो है सल्फर के बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, जैसे रोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, ठीक है। S6 फॉर्म है मोनोक्लिनिक सल्फर बोलते हैं, रोम्बिक सल्फर बोलते हैं, रोम्बिक सल्फर, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी सल्फर की फॉर्म होती है। उनको मतलब ये डिटेल में भी आपके बुक में दे रखी है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, या मैं आप देख लेती हूँ रिवाइज जो है सिलेबस में होगी तो फिर मैं करवा दूंगी, ठीक है। तो ये होगी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी ऑक्सीजन फैमिली की, ठीक है। इसके बाद आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, जय हिंद।